हेलो बच्चों, आ गए टेस्ट सीरीज फिर। जानते हैं बच्चों, यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो शुरू हुई है वह 31 जनवरी से शुरू हुई है। अभी बच्चों बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं हुए हैं, 3 टेस्ट हो चुके हैं। ये 4th वाला फुल टेस्ट का मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो जो भी बच्चे और भी हैं, सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा बेटा। प्रैक्टिस क्वेश्चनों की होगी। तो 3 टेस्ट का आज फुल सिलेबस है, मतलब तीनों टेस्ट का मिलाकर 3 टेस्ट में आपका देखिए फुल 1, 2, 3, यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन, यूनिट 4 वर्क एनर्जी पावर, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, ऑसिलेशन एंड वेव। तो इस यूनिट का आज फुल है। हम लोग जी 214 में आ गए। ठीक है, आज संडे है, आज आप लोग टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट आपका बेस्ट हो, ठीक है बेटा। और टेस्ट के बाद रिवीजन भी आपका बहुत बेस्ट हो, सब कुछ अच्छा हो। टेस्ट का डिस्कशन भी अच्छे से करें आप लोग, एक एक क्वेश्चन को ध्यान दें। अब आइए चलिए, अपनी बातचीत ज्यादा ना करें, क्वेश्चन पे समय दें। आइए क्वेश्चन पे एक समय दिया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन विथ t इक्वल टू 0। याद रखो t इक्वल टू 0 से पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है ना भाई। ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है, मतलब ये फोर्स टाइम के अनुसार वेरी कर रहा है। मोमेंटम भी वेरी कर रहा है, p टू 3p करा द वैल्यू ऑफ टाइम t। तो आप जानते हैं एनएलएम से, सेकेंड लॉ से, F इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt, या dp इक्वल टू कितना हो जाएगा, f dt हो जाएगा, f dt। चलिए भाई, dp इक्वल टू f dt, dp कितना होगा भैया, p से लेके कितना हो जाएगा 3p, ठीक है। f dt ये कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल T। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन सभी लोग जानते हैं, p क्या होगा, कहां से कहां तक, p से लेके 3p तक। f की वैल्यू क्या, kt, kt का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलिए, k t स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक, लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके t तक। ये क्या हो गया, 3p अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू k t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 3p में से 2p गया, कितना बचा 2p, या k t स्क्वायर बाई कितना हो गया 2। आपको t स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, बताइए t स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4p अपॉन कितना k, या t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, p बाई कितना हो जाएगा k। तो अब 2 अंडर रूट p बाई k कहाँ है, ये देख लीजिए, 2 अंडर रूट p बाई k यहाँ पे है, तो ये होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चा लोग, फर्स्ट बी वाला सही हो गया। अब चलो चलते हैं 2 पे चलते हैं। 2 क्या करा है, बड़ा अच्छा करा है। मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड न्यूटन्स लॉ के अनुसार एंड द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। करा है कि सोल्जर फील्स बैकवर्ड शॉक वाइल फायरिंग बुलेट। तो आप जानते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता है, जितना एक्शन करोगे इतना रिएक्शन होगा। तो भैया न्यूटन्स कहाँ गए, थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आ जाओ भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ। पैसेंजर फील्स फॉरवर्ड जर्क व्हेन द बस स्टॉप्स ऑल ऑफ सडन। आप जानते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो आगे की तरफ गिरते हैं, और अचानक अगर क्या है बस खुलती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं, और अगर हम बाएं बस मुड़ती है तो हम दाएं जाते हैं। इट इज कॉल्ड द इनर्शिया इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बॉलर विथड्रॉ ऑफ हैंड बैकवर्ड वाइल टेकिंग कैच, ठीक है। तो आप जानते हैं भैया इसको लॉ ऑफ इंपल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंपल्स कहा जाता है। किसी भी बॉल को कैच करने पे जो बॉलर होता है पीछे की तरफ, इसका मतलब ये न्यूटन सेकंड लॉ से बेस्ड है, ठीक है ना बच्चा लोग। तो ये आपका यहाँ पे सेकंड का कौन सा सही है, सेकंड का आपका ए का 3, हाँ बी का 1, हाँ बी का 1, सी का 2, ठीक है। तो ये हो गया 2 का। अब आ जाते हैं इस पे 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विथ स्पीड। देखना बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा, हाँ सब एनसीईआरटी बेस्ड हैं, उनको अच्छे से लगाओ। क्या करा, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज द मूव्ड विद द स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई, एक बुलेट है, ये देखो ये बुलेट कितने से आ रही है, u इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। इट स्ट्राइक ए टारगेट एंड ब्रॉड टू रेस्ट आफ्टर 10 सेंटीमीटर। मतलब ये देखो ये कितनी इसके अंदर धंस रही है, 10 सेंटीमीटर, मतलब किसी भी टारगेट में ये भैया 10 सेंटीमीटर पे ये क्या हो जा रही है, स्टॉप हो जा रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। एवरेज फोर्स रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द टारगेट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे बेटा। वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन कितना हो जाएगा,
यहाँ पे एफ इंटू कितना यस इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, चेंज ऑफ, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना फोर्स हो जाएगा एफ इक्वल टू, ये बोलो, एफ इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई कितना 2s। देख लो यम भी पता है, देखो ये सब क्लास में सब डिस्कस हुआ है, क्लास में हमने बस कार्य के लिए बताया है, लेकिन बुलेट के लिए भी वही होगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है। देखो यम पता है, यू पता है, 2 पता है, यस पता है, सबको रख दो तो 3 का कौन सा आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा, ठीक है ना, 3 का सी है। फिर देखो बच्चा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है भाई, देखना इन सबसे रिलेटेड एकदम वही चीजें छाप कर आएंगे एकदम नीट में। क्या करा, गिवन बिलो इन फिगर 1 द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग ए मास ऑफ 15 kg ऑन हिज। देखो ये आदमी जो है 15 kg का सामान लेके भाग रहा है ऐसे, ये देखो, और ये आदमी जो है पुली से लगा हुआ है ऐसे खींच रहा है, तो कह रहा है कि भैया इसका वर्क इसके वर्क से कितना ज्यादा होगा। तुम लोगों को लगेगा कि सर 15 kg ये भी खींच रहा है, 15 kg ये भी खींच रहा है, इन दोनों का वर्क क्या होगा, इन दोनों का वर्क समान होगा, लेकिन नहीं बेटा, अभी मैं आपसे कहूंगा कि ये जो 15 kg का सामान लेके भाग रहा है उसका वर्क 0 हो रहा है, तो आप कहेंगे कि अरे सर ऐसा कैसा कर सकते हैं, इसका मतलब आप 1 क्विंटल का बोरा लेके भागे तो वर्क 0 करें। हाँ भाई, फिजिक्स की लैंग्वेज में उसका वर्क क्या होगा, 0। क्यों होगा, देखो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे है ऐसे, और इसका वेट कैसे है 15 kg सामान का, ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जब डिस्प्लेसमेंट और वेट के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो बेटा W फर्स्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कहोगे कि सर ये इसमें भी ऐसा है कि वेट नीचे है, नहीं भाई वेट नीचे है लेकिन रस्सी से कनेक्ट है ना, तो एनएलएम से क्या जानते हो, जितना इसका वेट होगा वही रस्सी में टेंशन के बराबर हो जाएगा। ये देखो टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, mg के, ये तो जानते ही है ना, ठीक है। यहाँ पे इससे मत फील करिए कि mg सर ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो रस्सी में हो रहा है। तो अब ये देखिए रस्सी में टेंशन कितना होगा, mg और mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये देखिए t हो गया, mg वॉक्स 2 मीटर, कितना मीटर चल रहा है, 2 मीटर चल रहा है, तो इसमें तो वर्क खत्म, 0 हो गया। सेकंड वाले में देख लो, सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में होगा, ठीक है, टेंशन इंटू यस, यानी mg इंटू यस, यम मालूम है आपको, यम कितना पता है, यम कितना पता है 15, g 9.8, यस कितना है 2, तो 300 9.8 है, तो इसका मतलब 294 जूल होगा, कितना होगा 294 जूल होगा, मतलब ये 0 हो गया, ये इतना ज्यादा होगा 294, ठीक है ना बच्चा लोग। अब आइए 5 पे चलते हैं बेटा, ये देखिए थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। तो बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, फिगर कर रहा है, देखिए एक ए है एक बी है, ये देखना एडियाबैटिक वाल लगाया गया है, क्या लगाया गया है, एडियाबैटिक वाल। तो बेटा एडियाबैटिक बॉल लगाया गया है तो कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, तो जब हीट का कोई भी क्योंकि भाई हम आइडियल पढ़ते हैं, कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, तो ये बताओ 2 साल 3 साल 4 साल, मतलब टाइम के साथ, विथ टाइम इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, और इसका भी टेम्परेचर आप अपने में कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसका इसमें नहीं कांस्टेंट रहेगा, इसका अपने में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। भैया थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का टेम्परेचर आपस में बराबर हो, विद द टाइम समय के अनुसार इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, विद द टाइम इसका टेम्परेचर अपने में कांस्टेंट हो, तो इसका मतलब कहा जाता है कि ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब बताओ अगर टीए और टीबी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो ये बोल के बताओ क्या पीए और बीए में कोई चेंज आएगा, नहीं चेंज आएगा। तो यानी क्या कहने का मतलब है, फर्स्ट और सेकंड गलत होगा, सी वाला सही होगा, थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ ए एंड बी विल नॉट चेंज विद द टाइम, समय के अनुसार ये चेंज नहीं होगा। आ जाइए 6 क्वेश्चन देखिए, द फोर्स F acting on the particle of mass m is indicated by force time graph। ये देखिए फोर्स टाइम ग्राफ दिया है, shown below the change in momentum of particle over the time interval 0 to 8 सेकेंड, चेंज ऑफ मोमेंटम आपको बताना है बेटा। तो आप जानते हैं फोर्स और टाइम ग्राफ का एरिया अगर हम निकाल दें तो चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, तो इसका फोर्स और टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा, इसका एरिया 2 है, ये 6 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये 3 है ये 2 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, -6, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो नीचे वाला एक्स एक्सिस के बिलो हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो इसका क्या हो गया 12। तो देखो ये 6 कट जाएगा, बचेगा क्या 12, तो 12 न्यूटन पर न्यूटन सेकेंड, 12 न्यूटन सेकेंड, ये 6 हो गया। 6 के बाद चलते हैं 7, देखते हैं क्या कर रहा है।
ए कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, ये देखो कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन applied to a body mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body take to reverse its velocity? हम मतलब कितना समय लगेगा? तो इसके लिए अब क्या करेंगे भैया, यानी फोर्स हम लगा के क्या है वेलोसिटी में रिवर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब पक्का है कि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से आएगा। कैसे समझे इंपल्स? तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। ये देखिए फोर्स इनटू टाइम इंटरवल इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स कितना है 50 हमने लगाया है, टाइम निकालना है, डेल्टा टी निकालना है, यम कितना है बच्चा लोग, यम आ जाओ, यम 20 है, यम कितना है 20 है। और क्या है, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू रिवर्स इट्स वेलोसिटी, मतलब ये अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर रही है। तो रिवर्स करने का मतलब क्या है, अगर 15 मीटर पर सेकेंड से गया है तो वापस भी -15 मीटर पर सेकेंड से आएगा। इसका मतलब चेंज कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड का। ये देखिए चेंज कितना हो जाएगा 30। ये देखिए 0 0 कट गया, डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/5। इसका मतलब कोई ऑप्शन है इसमें, हाँ 60/5 का मतलब होगा, जरूर होगा, हाँ 12 सेकेंड। कौन सा है 12 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हाँ याद रखना रिवर्स करेगा डायरेक्शन, तो ये देखना 15 से जाएगा तो 15 माइनस आएगा, तो जब चेंज निकालोगे तो ये 15 क्या हो जाएगा 30। इस चीज को केयर करना, तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 7 के बाद 8 पे आ जाते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी से, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल फ्री टू मूव, देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल फ्री टू मूव along the x axis as given by total mechanical energy of particle 2 joule, the maximum speed कह रहा है। ठीक है ना बेटा, तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है तो इसका मतलब टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा, या अगर मैक्सिमम स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, लेकिन बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ध्यान दीजिएगा ये मिनिमम होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बेटा, ये ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी पक्का है मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी कैसा रहेगा, मिनिमम रहेगा। ठीक, क्योंकि एक मैन में दो तलवार नहीं रह सकती है। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी पक्का है क्या है, मिनिमम होगा। तो क्या कहा जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस गिवन बाय। अब देखो हम क्या पता कर लें, सबसे पहले देखो ये दे दिया है, मास भी दे दिया है, मास दिया है कि नहीं, हाँ 1, और v मैक्स का स्क्वायर हमको पता करना है। अब हम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कोई गारंटी नहीं है जीरो होगी भाई। देखिए काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आपका नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि भैया मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो, ये कोई जरूरी नहीं है मिनिमम जीरो हो, ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो पहले देख लें, हम पता कर लें कि x के किस वैल्यू पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, तुरंत ही हमारा आंसर आ जाएगा। u इक्वल टू क्या है, x पे 4/4 माइनस x स्क्वायर बाई 2, तो मैक्सिमम मिनिमा लगा दें, ड्यू बाई डी एक्स इक्वल टू हम क्या कर दें, जीरो कर दें। ये देखो ड्यू बाई डी एक्स इक्वल टू हम क्या कर दें, जीरो। तो ड्यू बाई डी एक्स इक्वल टू अगर हम जीरो करेंगे तो ये देखिए 4x³ माइनस ये क्या 2x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए ये सब कट्टम कुट्टम कट्टम कुट्टम, यहाँ से x की वैल्यू कॉमन ले लें, ये क्या हो जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू जीरो। एक x की वैल्यू जीरो आ रही है, एक x की वैल्यू +-1 आ रही है। अब देखते हैं x की वैल्यू जीरो रखने पे, x इक्वल टू +-1 रखने पे किस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आएगा। तो चलो पहले x इक्वल टू जीरो रख लेते हैं, आओ x इक्वल टू जीरो रख लें। x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये देखो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। चलो x इक्वल टू +-1 रखते हैं, तो +-1 रखेंगे तो ये देखिए 1/4 माइनस 1/2, यानी u मिनिमम आएगा, हमारे ख्याल से नेगेटिव में आएगा। u मिनिमम कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2, 1/4 माइनस 1/2 का मतलब कितना हो गया भैया 1/4 माइनस 1/2। तो बोलो 1/4 में से 1/2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 में से 1 -1/4 हो गया। कितना हो गया -1/4 हो गया, सही है ना, -1/4 हो गया। यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई -1/4। अब ये इधर आएगा 2 + 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ, ये v मैक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये देखिए ये कितना हो गया 9/4 इक्वल टू 1/2 v मैक्स का स्क्वायर। अब देखिए हमको v मैक्स निकालना है, तो v मैक्स निकालना है तो 2 से 2 कट गया, यानी 3/√2 आएगा। तो 8 का a सही होगा, 8 का कौन सही होगा a। चलिए 9 चलते हैं, देखते हैं क्या करा है। 9 करा है, इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडीज इंक्रीज बाई,
ठीक है भाई। मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाई, किसी भी बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज बाई 50%, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाई, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, सही बात है। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी भी है या मोमेंटम भी है, बात वही है, क्योंकि मोमेंटम और वेलोसिटी दोनों एक चीज है। जो हाल वेलोसिटी का होगा वही हाल मोमेंटम का होगा, जो हाल वेलोसिटी का होगा वही हाल किसका होगा बेटा, मोमेंटम का होगा, याद रखना। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर है, सही है। तो चलिए सही है, तो अब देख लेते हैं, यहां पे k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें हमने 50% का इंक्रीमेंट किया है k1, k2 क्या होगा बेटा, p प्लस 50 p बाई 100 का क्या स्क्वायर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1.5 p का होल स्क्वायर, या ये देखो k2 बाई k1 क्या हो जाएगा, 1.5 का होल स्क्वायर, या 1.5 का होल स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 2.25। परसेंटेज निकालना है तो इसका मतलब k2 माइनस k1 अपॉन k1 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 1.25 इंटू 100 कर दीजिए, तो बोलो कितना आ जाएगा 125% आ जाएगा। तो इसका मतलब असर्शन सही कह रहा है, रीजन भी सही कह रहा है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लग नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 9 का कौन सा होगा, ए, ये हो गया 9 का ए। फिर चलते हैं 10 देखते हैं, 10 क्या कर रहा है बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, परसेंटेज एरर से रिलेटेड लग रहा है। इन एडियाबैटिक प्रोसेस है भाई, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज, सीपी बाई सीवी दे दिया है, देन द वॉल्यूम डिक्रीज बाई अमाउंट। तो बेटा अब क्या है, अब बताओ पीबी पे गामा इक्वल टू क्या होता है, बोलो कांस्टेंट। पीबी पे गामा इक्वल टू क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। पीबी पे गामा इक्वल टू क्या होगा बताइए, पीबी पे गामा इक्वल टू कांस्टेंट होगा, पक्का। तो ऐसा करते हैं, इसमें एरर जब निकालेंगे तो ये क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन पी प्लस गामा डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू 0। तो क्या कर रहा है, प्रेशर इज इंक्रीज बाई वॉल्यूम में पूछ रहा है, तो यानी गामा डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई वी, ठीक है भाई, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का मतलब घट रहा है। गामा की वैल्यू कितनी है, 3/2 दिया है, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 पूछा है, माइनस साइन बस बता रहा घट रहा है, डेल्टा वी बाई पी इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 2/3, इसको मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/9%, यानी ए वाला सही है। 10 का कौन सा हो गया, ए। चलिए भाई 10 का ये हो गया। 10 के बाद 11 में चलते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। चलिए आइए 11वां क्वेश्चन। देखिए भैया, लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो आपको पता होगा कि उसका रिएक्शन क्या होता है, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो उसका रिएक्शन क्या होता है, इक्वल टू यम जी माइनस कितना ए, ठीक है। ये देखो, ये लिफ्ट, ये केबिन जो है वह नीचे की तरफ जा रहा है, तो केबिन का जो नॉर्मल रिएक्शन है आर इक्वल टू वो कितना है 9 mg बाई कितना है 10। अब कह रहा किसका एक्सीलरेशन बताओ, तो आर इक्वल टू क्या होगा 9 mg बाई कितना हो जाएगा, ये देखिएगा 10 10 10 10, ये देखिए यम हो गया, ये क्या हो गया g माइनस ए हो गया, यम से एम कट गया, ये देखिए क्या होगा 9g बाई कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू g माइनस ए, या ए को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा g बाई 10 हो जाएगा, g बाई 10। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, g बाई 10, ठीक है ना। अब आते हैं इसके बाद 12 क्वेश्चन पे। 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया, इट इज इजियर टू पुल ए लॉन रोलर देन टू पुश इट बिकॉज लॉन रोलर, अच्छा ठीक है, मोर देन टू पुश इट बिकॉज, क्यों भाई, देखिए किसी भी कांस्टेंट फोर्स से किसी चीज भी ऑब्जेक्ट को खींचना आसान होता है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, धकेलना। क्यों ऐसा होता है, जैसे मान लो हम खींचते हैं तो देखो हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ये देखो अगर मान लो हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे खींच रहे हैं तो ये देखो, ये फोर्स थीटा, यानी ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा, देख लो नॉर्मल रिएक्शन कैसे, आर, बोलो नॉर्मल रिएक्शन कैसे, हाँ आर, नॉर्मल रिएक्शन आर होगा, ये देखो नॉर्मल रिएक्शन आर। फिर वेट कौन लगेगा भैया, इस पे देखिए एम जी। तो ये देखिए हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या है, देखिए नॉर्मल रिएक्शन आर प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या है, ये देखो एम जी होगा, या आर इक्वल टू क्या होगा बेटा एम जी माइनस एफ साइन थीटा होगा।
बोलो ये हो जाएगा, ये खींचने में होगा। खींचने में देख लो नॉर्मल रिएक्शन कम है। अब धकेलने में देखो, अब मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हम धकेल रहे हैं, ये देखो धकेल रहे हैं, तो धकेल रहे हैं तो फोर्स ऐसे लगाएंगे, वेट mg ऐसे होगा, एंगल ऐसे थीटा, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ कॉस थीटा, और एफ साइन थीटा ऊपर नहीं जाएगा, ध्यान देना, एफ साइन थीटा नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन कैसे ऊपर जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ये देखो ऊपर जाएगा। तो यहां नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी धकेलने में, आर इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस mg होगा। बोलो नॉर्मल रिएक्शन आर इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस क्या होगा, यहाँ क्या होगा आर इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा, और यहाँ क्या होगा आर इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस mg। आप जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये देखो नॉर्मल रिएक्शन होता है। फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है तो बच्चा इसका मतलब किसका नॉर्मल रिएक्शन कम है, ये, तो इसमें फ्रिक्शन कम लगेगा, इसीलिए खींचना आसान होता है विद रिस्पेक्ट टू ढकेलना, यानी पुलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस। ये देखिए इसका डी ऑप्शन होगा। फिर आ जाते हैं 13 पे। 13 बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया है, करा k by r स्क्वायर रिप्रेजेंट द फोर्स अंडर विच ए पार्टिकल मूविंग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस r। मतलब देखो इस फोर्स से पार्टिकल जो है वह रेडियस में r में मूव कर रहा है, तो टोटल एनर्जी। तो ये बताओ ये जो फोर्स होगा ये कौन सा फोर्स होगा बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F इक्वल टू कितना दे दिया है k by r स्क्वायर, या यही क्या दे दिया है mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू क्या होता k by r स्क्वायर। ये देखिए एक r से r कट गया, हाफ mv स्क्वायर कर लीजिए, हाफ mv स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और ये कितना हो जाएगा k by 2r। देखिए यहां से हमने दो से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी निकल गई। अब अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकल जाए तो भाई बल्ले बल्ले। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये ध्यान दीजिए, ये होता है एफ डॉट डी आर, ठीक है ना भाई। तो याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी यहाँ पे इस कंडीशन में, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी को आर से जीरो तक लेते हैं, आर से जीरो लेने के कारण ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होती है निगेटिव होती है। तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे कोई भी वैल्यू करोगे तो ये निगेटिव में लेना, ये देखो एफ कितना हो जाएगा, एफ क्या है k by r स्क्वायर डी आर, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स क्या होगा निगेटिव में होगा। तो अब k by r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 by r स्क्वायर का माइनस 1 by r, यानी माइनस k by r, ये पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है देख लो भाई, टोटल एनर्जी होती है k by 2r माइनस k by 2r, यानी क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा माइनस k by कितना 2r, तो माइनस k by 2r कोई ऑप्शन है डी वाला है, क्या है डी वाला है। फिर आ जाओ भाई 13 के बाद जरा 14 कर लो। हाँ 14 क्या करा है, वर्क और एनर्जी का क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, देखिएगा बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन आर मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूचुअल फोर्स, ठीक है, म्यूचुअल फोर्स, ये देखिए फोर्स। In calculating the change in kinetic energy of system during motion, one ignores the magnetic force of one on another. This because, तो बेटा एक चीज आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूविंग अंडर द म्यूचुअल फोर्स, इन calculating the change in kinetic energy of system during motion, one ignores the magnetic force of on another. This is because. तो आप एक चीज जानते होंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, भाई पता है। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वर्क डन क्या होता है, बोलो यस या नो, जीरो होता है। तो जब जीरो होता है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट वर्क ऑन ईच पार्टिकल, यानी प्रत्येक पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करता है, ठीक है ना। 14 के बाद चलते हैं 15 में, ये देख लो बड़ा प्यारा क्वेश्चन। Among given curves which one could represent isothermal process, तो आप जानते हैं भैया जहां बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा वहीं आइसोथर्मल हो सकता है। और बॉयल्स लॉ कैसे एप्लीकेबल है, ये देखिए प्रेशर दिया है वॉल्यूम दिया है, ये देखिए बॉयल्स लॉ ये एप्लीकेबल है देखिए बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है कि नहीं, तो प्रेशर दिया है वॉल्यूम दिया है तो बॉयल्स लॉ ये एप्लीकेबल है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला होगा, ये वाले का मतलब कर्व ए, ये वाले का मतलब कर्व ए। 15 के बाद 16 में चलते हैं, आ जाओ 16। A trolley carrying box on the surface having coefficient of static friction इतना. Now the trolley starts moving in the increasing acceleration. Find the maximum acceleration of trolley so that the box does not slide back on the trolley.
तो इसका मतलब क्या होगा, आप जानते हैं, ठीक है, अगर जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू m में, इस दशा में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा म्यू एस इंटू, ठीक है, म्यू एस एम जी के बराबर होगा। तो एक्सीलरेशन की दशा में एम ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू एस एम जी, यानी एम से एम कट गया, यानी एक्सीलरेशन इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, म्यू एस जी। म्यू एस का मतलब 0.3 हो गया, जी का मतलब क्या हो गया 10, यानी कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो नीट में एकदम मिलेंगे ही। ये देख लो, ये भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बेटा, लॉज ऑफ मोशन का बड़ा प्यारा क्वेश्चन। देखिए भैया, ऐसे अगर किसी चीज को आप खींचेंगे तो देखते होंगे बहुत फोर्स लगाना पड़ता होगा, लेकिन अगर स्पूली लगा को खींचा जाए, जैसे अब तो कुएं का जमाना नहीं है, हम लोग छोटे थे तो कभी कभार जैसे खेत वेत में गए थे या कहीं कुआं हुआ किसी के घर रहता था, तो अगर इस हिसाब से बाल्टी से अगर पानी खींचते थे तो देखते थे कि ज्यादा ताकत लगती थी बहुत, ठीक है। 1-2-4 बार कहीं पानी वानी अगर डालना पड़ता था खेत वेत में पौधों में, तो हम लोग को नानी याद आ जाती थी। और कहीं कहीं हम गए हैं, ठीक है, तो वहां पे इस तरह का कुआं देखे हैं, मतलब हम लोग देखे हैं ये सब चीजें, तो वहां पे बड़ा मजा आता था। ऐसा तुरंत, अरे पूरा घंटों हम लोग क्या करते थे, वर्क करते थे और पानी को फेंक देते थे, बहुत मजा आता था। तो भैया उस समय तो नहीं समझ में आया, लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़ा गया, सब सारी चीजें पढ़ी गई, तो पता चला कि आखिरकार क्या रीजन है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में देखो, जब हम इसको खींचते हैं तो इस रस्सी में जो फोर्स होता है वो 2 के बराबर होता है, एक इसके वेट के बराबर होता है और एक अपन लोगों के वेट के बराबर होता है, हम लोगों के वेट के बराबर होता है। मतलब यहां पे ये जो, जब हम ऐसे खींचते हैं तो हम भी जमीन को, क्या है, जमीन पे हमारा वेट लगता ही है और प्लस इसका वेट। तो इस कंडीशन में यहां पर पहले केस में एफ जो हो जाएगा एम जी प्लस कैपिटल एम जी हो जाएगा, यानी एफ इक्वल टू एम जी कितना है भैया, एम जी 25 इंटू 10 और एम कितना है, आदमी का मास 50 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो गया 750 न्यूटन। देख रहे हो, हाँ भैया, हमें भी जब पढ़ा तो हमें पता चला कि क्यों खींचना कठिन होता है। यहां देखो, यहां क्या होगा, पुली लगाने से क्या हो जाता है, बड़ा अच्छा हो जाता है कि जो ये वेट लग रहा था, ये वेट अब इस टेंशन के बराबर हो जाएगा, मतलब वही जो टेंशन यहां लगा था उसके बराबर हो जाएगा। तो अब ये टेंशन ऐसे भी लगेगा एक्शन रिएक्शन से, ये देखिए ऐसे भी लगेगा टेंशन। तो अब ये टेंशन कितना होगा, mg, और ये इस आदमी का वेट क्या होगा, mg। तो अब क्या है, देखो एक फोर्स नीचे लग रहा है mg, इसको ये टेढ़े से नहीं मतलब है हमको, ये ऊपर की तरफ ही होगा, क्योंकि देखिए ये रस्सी ऊपर की तरफ है, एक mg नीचे की तरफ है और एक टेंशन ऊपर की तरफ होगा। तो अब जो फोर्स है इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg। तो बोलो भैया, कैपिटल mg का मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल mg का मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल mg अरे है कुछ 50-10 कितना हो जाएगा, 500 माइनस 250, यानी 250 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 750 न्यूटन और 250 न्यूटन, यानी ए हो गया, क्या हो गया, ए हो गया। तो 17 का ए हो जाएगा। अब चलते हैं 18 देखते हैं बच्चा लोग। 18 क्या कह रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू 2 इंटू 10⁻² kg ऑफ नाइट्रोजन। ये देखिएगा मास दिया है, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी हीट डिफाइन होती है, आ जाओ, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू सीपी डेल्टा टी, ठीक है, म्यू सीपी डेल्टा टी होता है, ठीक है ना। सीपी दे दिया है, ये क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सीपी दे दिया है 7/2r, डेल्टा टी दे दिया है 45 डिग्री। हाँ, केल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि भैया जब टेम्परेचर राइज करता है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वह 1 केल्विन के बराबर होता है। अब देखिए इसका मास कितना होगा, 2 इंटू 10⁻²। मास का मास कितना होगा बेटा इसका, 28 इंटू 10⁻³ देखना ये केजी में है, इसीलिए इसको भी केजी में बदलना पड़ेगा। 7/2r इंटू 45, सबकी वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे तो भाई ये वाला आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, तुम लोग कर रहे हो, कह रहे सर आप तो उसी तरह टिक कर दे रहे हैं, तो बेटा कैलकुलेशन आप लोगों को करना ही पड़ेगा, अरे सर कहने से काम नहीं चलेगा। फॉर ए गिवन गैस 1 atm प्रेशर, आरएमएस स्पीड मॉलिक्यूल्स इतना। फिर आ गया ऐसा क्वेश्चन, कई बार हम दे रहे हैं भैया, आता भी है, याद रखिएगा, आरएमएस स्पीड या साउंड की वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये जो प्रेशर है ये आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है,
केवल कन्फ्यूज करने के लिए। अब जो वेलोसिटी होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, याद रखना एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका मतलब VRMS जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T हो गया, √T हो गया। तो क्या कह रहा है 200 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 127 + 273 यानी 300, और ये क्या हो गया VRMS 227 + 237 इसका मतलब 500। ठीक है भाई, तो कोई ना कोई यहाँ पे बनेगा ही, क्यों नहीं बनेगा। तो कुछ आ रहा है ये 400 होगा, 400 होगा। तो अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ ना कुछ मिलेगा ही, ठीक है ना। फिर देखिए 20 क्या कर रहा है, व्हाट इज द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ हीलियम एटम, कितने पे, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा E = 3/2, ठीक है 3/2 क्या एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ हीलियम एटम। आप जानते हैं कि भैया इससे कोई मतलब है नहीं, जो हाल हीलियम का होगा वही हाल किसका होगा, ठीक है। तो एवरेज थर्मल एनर्जी का मतलब E = 3/2 kT। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, लगा लीजिए, ठीक है। तो लगा लेंगे तो कोई न कोई ऑप्शन आएगा ही, देख लेते हैं 20 का कौन सा ऑप्शन है भाई, थोड़ा कैलकुलेशन से हम बचते हैं, आप लोग मत बचिएगा भाई, ठीक है ना। हाँ तो 6.21 × 10⁻21, ठीक है ना, आप लोग लगा लीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन बेटा जेई में भी साल आए हैं, 2-3 क्वेश्चन है इस टाइप के, जो एनसीईआरटी में वही आएगा, ये जान लो पेपर है तुम्हारा। ये जितने टेस्ट हो रहे हैं ना 18 यूनिट वाइज टेस्ट और 25 क्या 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 25 होल, याद रखना इसी में से आपको पेपर मिल जाएगा 100%, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, बस एकदम एक दिन भी छोड़ना मत, एक दिन भी रुकना नहीं, घबराना मत भैया, एक दिन रुकना रनर इज विनर, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ 20 के बाद 21 पे चलते हैं भाई। 21 का रहा द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज SHM इतना, द पोटेंशियल एनर्जी। आप जानते हो बेटा पोटेंशियल एनर्जी U = क्या होता है, ½ kx² होता है। इसका मतलब U = क्या हो जाएगा, ½ kx कितना होगा, A² cos² ωt। चलिए भाई अब यहाँ हम रखते हैं वैल्यू, तो यहाँ रखोगे वैल्यू तो ½ kA² cos² ओमेगा कितना होगा 2π/T, और ये कितना होगा T π/4, T से T कट गया, cos² π/2, cos² π/2 बेटा cos π/2 0 होता है, तो इसका मतलब 0 होगा, यानी ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। 21 का ये हो गया। 22 का चलते हैं बेटा, क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन कह रहा है, वेव इक्वेशन दिया है, वेव नंबर बताना है बेटा। वेव नंबर क्या होता है आप जानते होंगे, 1/λ को वेव नंबर कहते हैं, ठीक है, वेव नंबर ऑफ द वेव। तो जरा पाई को अंदर मल्टीप्लाई करो, आप जानते हैं कि यक्स के बगल वाला क्या होता है, यक्स के बगल वाला क्या होता है, हाँ यक्स के बगल वाला जो होता है, ध्यान देना यक्स के बगल वाला, हाँ अब यूनिट से थोड़ा देखना, यहाँ वेव नंबर का मतलब जरा यूनिट से ध्यान देना, इसका मतलब आपसे के पूछा जा रहा है, हाँ देखना, वैसे आप लोग जानते होंगे वेव नंबर 1/λ को जानते होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा यूनिट से भी ध्यान दीजिएगा, इसके यूनिट से, यूनिट रेडियन पर सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब पूरा के ही पूछा जा रहा है। और आप जानते हैं पाई को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो यक्स के बगल वाला क्या होता है के, तो ये क्या हो जाएगा π/9, π/9। फिर आते हैं 23 पे, देखिए 23 क्या कर रहा है बेटा, 23 कर रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइड हीट टू ए सिस्टम 100 वाट, कितना है 100 वाट। आप जानते हैं वाट का भी मतलब क्या होता है जूल पर सेकेंड, देखो खाली कंफ्यूज किया है, 100 वाट यानी हीट कितना हो गया डेल्टा Q = 100 जूल पर सेकेंड, वाट का मतलब जूल पर सेकेंड ही होता है। सिस्टम परफॉर्म वर्क एट द रेट ऑफ 75 जूल पर सेकेंड, मतलब वर्क जो कर रहा है, ये देखिए डेल्टा W पर जो कर रहा है वो 75 जूल पर क्या हो रहा है सेकेंड, तो डेल्टा U = क्या हो जाएगा डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, डेल्टा U = क्या हो जाएगा डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, देखिए डेल्टा U = डेल्टा Q माइनस W, यानी 100 माइनस 75, 100 माइनस 75 का मतलब 25 जूल पर सेकेंड, 25 जूल पर सेकेंड, ये हो गया 23 के बाद 24 क्या कर रहा है, एक गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 मोल्स ऑफ आर्गन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बेटा जेई का पेपर हुआ इस साल, इसमें 3-4 क्वेश्चन इसके आए हैं, फिर इस साल आए हैं, मे भी फिर हो सकता है नीट में कभी रिपीट कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। कंसिडरिंग ओनली ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोड द टोटल इंटरनल एनर्जी, तो बेटा टोटल इंटरनल एनर्जी कितना होगा डेल्टा U = N1 F1 RT
प्लस N2 RT, N F1 R/T होता है ना, हाँ सॉरी RT, ठीक है ना, 1/2 N, इसका कितना मोल है 3 मोल है। ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, ये कहा है, ठीक है, अपॉन 2 RT, प्लस इसमें कितना है N2 का 5 मोल, F2 ऑर्गन का 3/2 RT। चलिए इसको ऐड कर लीजिए, 15 15 30 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 15/2 यानी 15 RT। तो 15 RT का मतलब क्या हो गया, ये आपका बी वाला 24 का। चलिए 25 देख लीजिए, क्या करा है, बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल फॉर, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो किसमें होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में होगा, ठीक है, बी सही है। फिर चलिए 26 क्या करा, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हाँ देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन जैसे पिछले टेस्ट में भी हमने दिया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखिए एनसीईआरटी की ही बात है, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी यफ है, पोजीशन की फ्रीक्वेंसी यफ है, तो पिछले टेस्ट में हमने डिस्कस किया था, तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f होगी। फिर मैंने बोला था अगर एसएचएम या पोजीशन की फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड t है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड t/2 होगा। तो देखो यही क्वेश्चन है सेम, अब देख लेना, अगर गलत हुआ है तो इसका मतलब आप एनसीईआरटी पकड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज पकड़ नहीं पा रहे हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया था, पिछले पेपर में ही, लेट द टाइम पीरियड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी t1 दिया है, तो अब कह रहा है कि टाइम पीरियड t2 का क्या होगा, तो इसका मतलब t2 क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा, टाइम पीरियड में आधा हो जाता है। तो अगर पोजीशन का टाइम पीरियड t2 है, तो भैया t1 क्या होगा, t1 देखिए पोटेंशियल एनर्जी का है, t2/2 होगा, या t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t1 c, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं, सब तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे, ठीक है, सब तो बताए हैं क्लास में, कई बार बता चुके हैं। ये देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ सकता है, ए वायर ऑफ लेंथ L, मास पर यूनिट लेंथ क्या दे रहा है, इतना 6 × 10⁻³ kg/मीटर, is put under the tension of 540 न्यूटन, कितना न्यूटन, 2 consecutive frequency resonance at 420 and 490 hertz, 420 और 490 hertz, करा the length L in meters is, L meters में क्या होगा, then L in meters is, तो बेटा ये देखो इन दोनों के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा एफ, ये किसके बराबर हो जाएगा 1/2L रूट में t बाई किसके, म्यू के। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई 70 = 1/2L, और टेंशन दे दिया है बेटा, टेंशन कितना है 540, मास पर यूनिट लेंथ है, अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका बी आएगा। 27 के बाद 28 पे चलते हैं बेटा, ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें वर्क डन फाइंड करना है, तो इसमें वर्क डन क्या होगा, ये जो एरिया कवर करेगा उस एरिया के बराबर होगा, इसका एरिया क्या होगा 3v में से v जाए 2v और 2p में से p जाए p0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा ये बताइए, वर्क डन W इक्वल टू, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे है एंटी क्लॉकवाइज, तो -2p0 v0, ठीक है, -2p0 v0, यानी कौन सा ऑप्शन होगा बी, तो 28 का बी हो जाएगा। फिर 29 देखते हैं बच्चा लोग, 29 क्या कर रहा है, we took 2 separate gases with the same number density of for both, the ratio of diameter of their molecules is 4:1, then the ratio of mean free path, आप जानते हैं भैया लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d का स्क्वायर होता है कि नहीं, तो लैम्डा 1 / लैम्डा 2 क्या हो जाएगा d2 / d1 का होल स्क्वायर, d2 कितना है 1, तो 1/4 का रेशियो क्या हो जाएगा 1/16, यानी कौन सा होगा डी, ठीक है ना। फिर चलते हैं 29 के बाद 30 पे चलते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, 1 mole of H2 gas is contained in box of volume, 1 mole of H2 gas is contained in the box of volume, देखो वॉल्यूम फिक्स है, टेम्परेचर 300 केल्विन, द गैस इज हीटेड, ये टेम्परेचर, एंड द गैस गेट्स कन्वर्टेड टू गैस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन एटम में बन गया, ओह ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 1 mole of H2 gas is contained in box of कितना वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ हाइड्रोजन एटम, द फाइनल प्रेशर वुड बी, तो अब ये बताइए जब वह H2 गैस से H2 हाइड्रोजन एटम में बन गया, ध्यान दीजिएगा,
तो अब आइडियल गैस इक्वेशन लगाओगे, पीबी इज इक्वल टू म्यू आर टी। वी तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू टी। ठीक है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, म्यू टी। अब बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, जब 1 मोल H2 से हाइड्रोजन एटम बनेगा तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, 2 म्यू, यानी P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये P1 हो गया, ये म्यू1 नहीं, 2 म्यू, ये टेम्परेचर T2 हो गया। टेम्परेचर क्या हो गया, T2 हो गया। क्यों भैया, जब उससे बनेगा तो इसका मोल डबल हो जाएगा ना, हाँ डबल मोल हो जाएगा, यानी P2 भाई मास इक्वल टू क्या करेंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी P2 अपॉन P इक्वल टू 2 इंटू T2 कितना है 3000 अपॉन 300। अब ये देखो कितनी बार गया, 10, 10 का मतलब क्या हो गया 20, यानी 20 टाइम्स ऑफ इनिशियली, 20 टाइम्स ऑफ इनिशियली। ध्यान देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। 31 देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कभी न कभी नीट में जरूर आएगा। क्या करा बेटा, ये दो स्प्रिंग है K1 K2 इस मास से अटैच्ड है, ये इनका कॉमन पॉइंट है, इसमें आपको एक्सटेंशन बताना है। तो ये बताइए, आप जानते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन, जितना इस पे रिस्टोरिंग फोर्स होगा उतना ही इस पे भी रिस्टोरिंग फोर्स होगा, तो दोनों का रिस्टोरिंग फोर्स 1 का और 2 का बराबर होगा, और क्या होगा K1 X1 इक्वल टू किसके, K2 X2। ठीक है, हमको X1 निकालना है तो X2 इक्वल टू क्या होगा, K1 X1 अपॉन, ठीक है, K2 होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, दोनों का एम्पलीट्यूड A है, तो इसका मतलब X1 प्लस X2 इक्वल टू क्या कह रहा है, A कह रहा है। बोलो, दोनों का एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में A कह रहा है, तो इसका मतलब X1 प्लस X2 इक्वल टू कितना कह रहा है, A। अब X2 की वैल्यू यहां से रख दीजिए, तो X1 प्लस K1 X1 अपॉन K2 इक्वल टू क्या हो गया, A। या X1 की वैल्यू कॉमन करेंगे तो K2 प्लस K1 अपॉन K2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A। या यहां से X1 की वैल्यू निकाल लेंगे, X1 की वैल्यू क्या होगा, K2A अपॉन K1 प्लस K2 हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है ना भाई, डी वाला ही है ना 31 का, हाँ देख लिया करना 31 का, हाँ डी ही है। ठीक है, 32 देख लीजिए बेटा, क्या कर रहा है, रेजोनेंस ट्यूब का क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, a tuning fork with frequency 800 Hz produce resonance in resonance column tube with the upper end open end and lower end closed by water surface, सक्सेसिव लेंथ दे दिया है, ये देखो। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो आप जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड रेजोनेंस ट्यूब में क्या होता है, 2f L2 माइनस L1 या 2f L3 माइनस L2, जो कर लीजिए। तो 2f कितना है बेटा 800, L3 क्या है 52.75 माइनस 31.25, दोनों एक ही चीज आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 32 का कोई ना कोई आएगा, 32 का कौन सा है, C। ठीक है ना, अब देख लीजिए 33 का रहा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर एट द सेम टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विल बी। तो आप जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूलर मास से इंडिपेंडेंट होती है, तो इसका रेशियो क्या होगा, B। इसका रेशियो क्या होगा, B। ठीक है, अब देखिए ये क्या कर रहा है, इन सॉलिड एंड लिक्विड द इंटर एटॉमिक फोर्स इंपॉर्टेंट, सही बात है भाई, सॉलिड और लिक्विड में इंटर एटॉमिक फोर्स इंपॉर्टेंट होता है। इन सॉलिड एंड लिक्विड द एटम्स अट्रैक्ट व्हेन दे आर एट फ्यूजन, हाँ आप जानते हैं ग्राफ आप देखे ही होंगे। ठीक है, क्या देखे होंगे, पहले देखे होंगे अट्रैक्शन होता है और फिर उसके बाद क्या होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। फिर 35 देखिए क्या कर रहा है, 35 कर रहा है, ऑन एन एवरेज ए ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बी बीट 75 टाइम्स इन टाइम, सॉरी इन ए मिनट, द बीट फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ ह्यूमन हार्ट आर। ये बताओ 75 टाइम्स एक मिनट में कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बता दो, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा 75 अपॉन 60, 75 अपॉन 60 का मतलब 1.25 क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। क्यों भैया, पर सेकंड होगा ना। अब ये बताओ टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड क्या होगा 1.25, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.8 सेकंड, कौन सा सही होगा, C। 35 के बाद 36, पावर P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, हाँ वर्क अपॉन टाइम C वाला आएगा, कौन सा आएगा, C वाला। ठीक है भाई, सॉल्व कर लीजिएगा इसको।
ठीक है 37 का रहा, देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, नीट में जरूर कभी न कभी बनेगा। करा एक साइकिल वाला है, साइकिल चला रहा है, तो देखना करा है कि द वर्क डन बाय साइकिल ऑन द रोड पूछा जा रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, वर्क डन किस पे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पे डिपेंड करता है। तो देखिए अगर हम साइकिल रोड पे चला रहे हैं, साइकिल अगर हम रोड पे चला रहे हैं तो साइकिल में तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या रोड में भी कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? ना भाई, रोड रास्ता कहीं चलता है क्या? रास्ता कहीं चलता है भाई? रास्ते पे तो हम चलते हैं ना, रास्ता नहीं चलता है ना। अगर रास्ता चलता तो कितना अच्छा रहता। तो ये बताओ कि द वर्क डन बाय साइकिल ऑन द रोड, तो रोड में कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, तो इसीलिए वर्क डन क्या होगा? जीरो। इसलिए वर्क डन क्या होगा? जीरो। 37 के बाद 38 देखते हैं। द इंजन, देखिए एफिशिएंसी ऑफ इंजन के क्वेश्चन आने नहीं चाहिए नीट में, लेकिन एक दो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आने नहीं चाहिए क्योंकि नए सिलेबस में रखा नहीं है, ठीक है ना। और अभी जेई के पेपर में मैंने देखा एक भी क्वेश्चन नहीं था, ना ही न्यूटन कूलिंग लॉ से था, न ही आपका कार्नोट इंजन से था, और न ही आपका इफिशियंसी से था, और न ही कोई रेफ्रिजरेटर से था, और न ही कोई स्टीफेंस लॉ से था। तो इसके क्वेश्चन नहीं आने चाहिए क्योंकि नए सिलेबस में रखा नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन थोड़ा डर की वजह से दे रहे हैं, और आप लोग भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, नीट के ही एक दो क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आएगा भी तो इसी तरह का आएगा जैसे हमने दिया, अगर आया तो, नहीं तो आना नहीं चाहिए। तो आप जानते हैं इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन इनपुट हीट होता है, वर्क अपॉन इनपुट हीट। इफिशियंसी 50% का मतलब 1/2, वर्क कितना हो गया? 500, इनपुट हीट पूछ रहा है, ठीक है, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 जूल। 1000 जूल है कोई? तो आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन कौन सा है। 40 क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए मैन स्टैंड इन द कॉन्टेक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। देखना इनर वॉल ऑफ हॉलो सिलेंडर, एनसीईआरटी का ये भी प्रॉब्लम है। ये देखो ऐसे है पर्सन, ध्यान देना भैया, 3 मीटर है, 3 मीटर का ये रेडियस है, 3 मीटर का रेडियस है, रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। ऐसे ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड हिज क्लोथिंग इज इतना, तो मिनिमम रोटेशनल स्पीड। तो देखो पहले इस पे देख लेते हैं कैसे कैसे फोर्स लगेंगे। पहले इसका वेट लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? F। इस पे इसका नॉर्मल रिएक्शन R लगेगा, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर लगेगा। तो ये बताओ ये आदमी नीचे क्यों नहीं सरक रहा है? सोच के बोलो, क्यों नहीं सरक रहा है? इसलिए नहीं सरक रहा है क्योंकि इसका फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेटर देन इक्वल देन कितना है? mg। फ्रिक्शनल फोर्स होता कितना है? म्यू r ग्रेटर देन इक्वल देन mg। यहाँ r हमेशा m के बराबर नहीं होगा, याद रखना, म्यू r कितना होगा यहाँ पे? एम आर ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन mg। ये देखो यम यम कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? ग्रेटर देन इक्वल देन g बाई म्यू आर। तो बेटा g भी दिया है, म्यू भी दिया है, r भी दिया है, सारी चीजें दी गई हैं। तो 40 का कौन सा सही हो जाएगा बच्चा लोग? 40 का सही हो जाएगा बी वाला। कौन सा? बी। ये देखिए 40 का बी हो गया। फिर चलते हैं 41 क्या कह रहा है भैया? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर कोलिजन। अच्छा चलो ये देखो क्या कह रहा है, करा एक टॉय ट्रक है, ये देखो ये ट्रक, ठीक है, ये ट्रक, ठीक है ना। और फिर क्या कर रहा है? कोलाइड्स विथ, इसका मास 2m है, एक कार से कोलाइड कर रहा है, इसका मास m है, ये रेस्ट पे है, u2 0 है, इसका u1 कितना है? u है। करा कोलिजन के बाद कार की वेलोसिटी बतानी है, तो बताइए सेकंड वाले की वेलोसिटी क्या होती है? m2 माइनस m1 u2 अपॉन m1 प्लस m2। फार्मूला याद होगा आप लोगों को, फार्मूला जरूर याद करिए, ठीक है, तभी नीट में अच्छा कर पाएंगे। तो ये बताओ ये पोर्शन 0 हो जाएगा। अब बताओ v2 इक्वल टू क्या होगा? 2, m1 कितना है? 2m, u1 कितना है? u, m प्लस m कितना हो जाएगा? 3m। ये कट गया, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4v/3। फिर चलते हैं 42 पे, क्या कर रहा है? एक क्रिकेटर बॉल है 150 ग्राम, मूविंग विथ स्पीड ऑफ इतना, देखिए मास कितना है? m इक्वल टू 150 इंटू 10⁻³ फिर ये देखिए ये क्या दिया है? वेलोसिटी क्या दिया है? 126 इंटू 5/18, ठीक है, 35 मीटर पर सेकेंड। बॉल्स मूव स्ट्रेट बैक, मतलब ऐसे गया
35 से, तो फिर 35 से वापस आ गया। इसका मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम ट्रांसफर 70 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सॉरी 70 मीटर पर सेकेंड नहीं, MV, ठीक है, मतलब kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, नहीं सॉरी भाई, चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, चेंज ऑफ 75 मीटर पर सेकेंड, 70 मीटर पर सेकेंड। अब क्या फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होगा, m डेल्टा V अपॉन कितना, डेल्टा T। मास आपको पता ही है, देखिए मास आपको पता ही है 150 इंटू 10⁻⁷। डेल्टा V कितना है, डेल्टा V है 70। टाइम आपको पता है 0.01, यही ना है, सॉरी 0.01। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा आएगा 42 का, देखिए सॉल्व कर लीजिएगा, 42 का आएगा, हाँ जो भी आए 42 का, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, 42 का C आना चाहिए। फिर देखते हैं इसके बाद 43 क्या कर रहा है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। अरे भैया एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा Q इक्वल टू 0, ये बताओ डेल्टा U इक्वल टू माइनस डेल्टा W। इसका मतलब वर्क जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी ये पॉइंट फंक्शन हो जाएगा, पॉइंट फंक्शन, डेल्टा W इक्वल टू माइनस डेल्टा U, ठीक, यानी असर्शन भी सही है, रीजन इसका करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी है, सब कुछ कह रहा है, ठीक। 44 देखो क्या है, पेंडुलम ऑफ फॉलिंग फ्रीली, ठीक है, देन इट्स टाइम पीरियड बिकम 0, 0 नहीं, जब फ्रीली फॉलिंग होगा तो टाइम पीरियड इसका क्या होगा, अंडर रूट L अपॉन G माइनस A, और जब फ्रीली फॉलिंग होता है तो G इक्वल टू क्या A, तो टाइम पीरियड क्या होगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये असर्शन गलत है। रीजन का रहा फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज एक्सेलरेशन इक्वल टू G, रीजन सही है, इसका मतलब कौन सा होगा, D। फिर 45 चलते हैं, 45 क्या कर रहा है, व्हेन टू ट्यूनिंग फॉर्क 1 and 2 आर साउंडेड साइमल्टेनियसली, देखिए दो ट्यूनिंग फॉर्क है 1 and 2, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 की 200 है। जब पहले बजा रहे हैं तो कितना बीट्स दे रहा है, 4, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ध्यान देना, इसकी फ्रीक्वेंसी या तो 196 हो सकती है या तो 204 हो सकती है। अब हम क्या किए, कुछ टेप इस पे अटैच कर दिए, तो जब टेप अटैच कर देते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, और फिर देखो कितना दे रहा है, 6 बीट्स पर सेकेंड दे रहा है, तो ये बताओ यानी 196 से भी घट जाएगी, तो 204 से भी घट जाएगी, तो ये बताइए किसमें से इसको घटाएं कि 6 आने की पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए 204 में से कम हो गई, 202 आ गई, तो 202 में से कभी 6 आएगा, 201 आ गया, 201 में से 200 माइनस करोगे कभी 6 आएगा। अब मान लो 196 है, तो 196 से घट के 195 आ गया, 194 आ गया, 194 आ गया, तो बताओ 200 में से माइनस करोगे तो आएगा कि नहीं, तो कौन सा होगा, 196, यानी सी वाला, ठीक है ना। फिर देखिए 46 क्या करा, एट व्हाट टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज हाफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जानते हैं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T, इसका मतलब E अपॉन E बाई T, ये क्या होगा 27 273 300। अब ये क्या होगा T1, तो यहाँ से T1 की वैल्यू 150 आएगी, और T1 की वैल्यू 150 का मतलब 270 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, -2। 47 चलते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, तो बताइए PV इक्वल टू KV/2 आइडियल गैस इक्वेशन, ये क्या है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, बॉयल्स लॉ, मतलब A का 3, A का 3, A का 3, B का 2, A का 3, B का 2, अरे A का 3, B का 2, यानी C देख लेते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स लॉ, C का 4, इसका मतलब C वाला ऑप्शन सही है ना, और ये डाल्टन्स लॉ है, डाल्टन्स लॉ है, तो 47 हो गया। 48 चलते हैं, देखो बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा, 2 पार्टिकल एक्सिक्यूट SHM ऑफ सेम एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी along the same straight line if they pass one another when going in opposite direction। तो अब इसके लिए हम रेफरेंस सर्कल पे चलते हैं, जो रेफरेंस सर्कल बनाते हैं, ये देखो यही रेफरेंस सर्कल होता है, और इस पे हम इसके मोशन को मानते हैं, सारा कंसीडर यहां से करते हैं। तो मान लीजिए ये मीन पोजीशन है, तो ये बताइए मतलब एक पॉइंट पे वह एक दूसरे के अपोजिट है, तो कहां हो सकता है, तो पहला यहां हो सकता है, मान लीजिए +a/2 है, ठीक है, ये इधर की तरफ जा रहा है, और ये भी क्या है +a/2 है, ये देखिए इधर की तरफ। अब यहाँ पे बताइए पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पे एक बार इधर जाते हुए प्रतीत आएगा, एक बार इधर, तो अब इनके बीच का एंगल क्या है, तो इनके बीच का एंगल निकालने के लिए ऐसे देख लीजिए, ट्रायंगल से निकाल लें आप,
तो ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री, ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री, यानी डेल्टा फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, 120 का मतलब 2π/3, 2π/3, डी ऑप्शन होगा। 49 देखते हैं भैया। 49 कहा जा रहा है कि भैया फिगर शो एक स्प्रिंग को दो मास से जोड़ दिए हैं। तो आप जानते हैं कि कोई भी दो मास एक लाइट स्प्रिंग से अगर कनेक्ट होता है तो उस अरेंजमेंट को हम रिड्यूस मास कहते हैं। तो रिड्यूस मास की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/μ इक्वल टू 1/m प्लस 1/m, या μ इक्वल टू m/2। टाइम पीरियड क्या होता है t इक्वल टू 2π√μ/k, तो t इक्वल टू 2π, कितना होगा ये बताओ m/2k, यानी कौन सा हो गया b। ठीक है, फिर चलते हैं 50 देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन। आपको बताना कितने हार्मोनिक होंगे। तो बेटा जरा हार्मोनिक देख लीजिए, इसमें आपका v/ क्या होता है 2l, कितना होता है v/2l। फिर एक बढ़ेगा तो 3v/2l होगा, एक बढ़ेगा तो ये आपका होगा 4l, चूंकि एक एंड पे एक होता है, जब आधा होता है तो v/ कितना होता है 4l, फिर एक 3, फिर एक क्या 5, ये क्या 7, फिर 9। भाई ऑड हार्मोनिक प्रोड्यूस होते हैं तो ये क्या होगा 9v/4l। ठीक है, इसका मतलब 9। इसमें क्या होगा v/4l, 3v/4l, 5, 7v/ कितना हो जाएगा 4l। इसमें v/4l एक और जुड़ेगा तो 3v/4l, ये देखिए 3v/4l हो गया। तो इसका मतलब ये थर्ड हार्मोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा। थर्ड हार्मोनिक कहाँ आओ जी, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा ए 5 हार्मोनिक, आओ भाई 5, ये किसको 9, ये किसको 7, तो क्या है ए का 2, एक ही ऑप्शन में लग भी रहा है, एक का 2 हमारे ख्याल से सी ही होना चाहिए, बी का 3 एकदम सही है, सी का 4 एकदम सही है, डी का 1 एकदम सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये 50 क्वेश्चन हो गए बच्चों, 50 क्वेश्चन। अब चलिए आगे चलते हैं अगले टेस्ट के बारे में। तो अगला टेस्ट बेटा 14 फरवरी को है, 14 फरवरी को अगला टेस्ट है G215। वेडनेसडे को 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। फिजिक्स में रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन है, केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, प्यूरिफिकेशन एंड करेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बॉटनी में आप देख लीजिए, जियोलॉजी में आप देख लीजिए। तो ये बेटा इस तरह से मैंने टेस्ट का डिस्कशन कर दिया। बच्चों टेस्ट सभी लोग दे रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। हम देख रहे हैं कि भैया जोश से आप लोग क्या है टेस्ट में भागीदार, टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जिस दिन आपका इसी जोश के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। ठीक है ना बच्चा लोग, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।